डोनाल्ड ट्रंप अब लगभग 55 बार ये कह चुके हैं कि बहुत जल्दी हम बहुत तगड़ी कार्रवाई करेंगे। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। If they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that. I have no choice. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. It's not like, gee, let's, think about something else. No, it should have been done by many presidents over many years, and it wasn't. And I'm doing it. Obama was taken to the cleaners. He thought he could bribe his way out. He gave them billions, tens of billions of dollars, so stupidly. 1.7 billion in cash, green cash. इससे पहले एक्शन लेने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अंतिम समय में रुक गए। ये कहा गया कि शायद अब डील हो जाएगी और डील के हम बेहद करीब हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भी फूटा और उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पहले तो ईरान के लोग गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और जब बातचीत करने के लिए आओ तो ये कह देते हैं कि नहीं भाई, हमने तो नहीं कहा था, हम तो बातचीत के लिए उत्साहित नहीं थे। अब अमेरिका और ईरान के इस लड़ाई ने और मिडिल ईस्ट के इस तनाव ने पूरी दुनिया पे असर दिखाना शुरू कर दिया है। युद्ध शुरू होने के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे कच्चे तेल की कीमत में बहुत बड़ा उछाल आया। कई देशों को नुकसान भी झेलना पड़ा। हालांकि दुनिया की बड़ी कंपनियों को इस जंग से फायदा हुआ, जिसमें कई कंपनियां हैं। ब्रिटेन की ही ले लें तो ब्रिटेन की तेल कंपनी बीपी ने अप्रैल से जून 2026 के बीच में $5 अरब का मुनाफा कमाया, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 54,000 करोड़ रुपए है। पिछले साल इसी समय में ये मात्र $2 अरब था, यानी सिर्फ एक साल में कंपनी का मुनाफा दुगने से भी ज्यादा हो गया। और ये 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सबसे बड़ा तिमाही मुनाफा था। तेल महंगा होने से कंपनी बीपी की भी कमाई बढ़ी और इसके अलावे एलपीजी वगैरह महंगे हो गए। लेकिन हमेशा ऐसे हालात तो नहीं रहने वाले हैं। अमेरिका ने ये कहा कि जल्दी ही डील होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। ट्रंप का कहना है कि ये बातचीत ईरान के लिए आखिरी मौका है। उनके मुताबिक अगर समझौता नहीं हुआ तो दोनों देशों के बीच पिछले 5 महीनों से जो जारी तनाव है वो और बढ़ सकता है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया और ईरान का कहना है कि उसकी अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। ईरान के मुताबिक वो फिलहाल ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। इस बीच गाजा में भी तनाव बना हुआ है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने कहा कि अगर इजराइल गाजा से अपनी सेना हटाए तो उससे पहले हमास को पूरी तरीके से हथियार छोड़ने होंगे। ये बयान ऐसे समय में आया जब इजराइल इस मुद्दे पर और कड़ा रुख अपना रहा है। मतलब यहाँ सीन कुछ अलग ही बन रहा है और सीन ये बन रहा है कि कितना ओमान टैक्स वसूलेगा और कितना ईरान टैक्स वसूलेगा। ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सर्विस फीस वसूलने के लिए कथित तौर पर डील के करीब है और ये कई मीडिया में कहा जा रहा है। अगर ये डील हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना अमेरिका के दखल के लिए शिपिंग के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि ईरान और ओमान इस स्ट्रेट से गुजरने वाले ट्रैफिक पर नजर बनाए रखेंगे। ईरान का कहना है कि बिना उसकी मंजूरी के कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार नहीं कर सकेगा, जिस पर अमेरिका एतराज जताता रहा है। कहा जा रहा है कि नए अरेंजमेंट के तहत फारस की खाड़ी से आने वाले जहाज ईरान के तट के करीब उत्तरी शिपिंग लेन में जाएंगे, वहीं अरब सागर से निकलने वाले जहाज ओमान के पास दक्षिणी लेन में जाएंगे और दोनों अपने अपने अधिकार स्थापित करेंगे और यहाँ से पैसा लेंगे। ये रास्ता जो पहले युद्ध से पहले खुला हुआ था, ये अब तय हो रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से पैसे वसूला जाएगा। हालांकि मार्को रूबियो ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम मिडिल ईस्ट में एक मिसाल कायम करते हैं जहां कोई देश ये तय कर सकता है कि वो एक इंटरनेशनल वाटरवे को कंट्रोल करता है, टोल लेता है और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके जहाज को उड़ा देता है, तो हम एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी दोहराई जाएगी। तो ईरान और ओमान यहाँ चक्कर में है कि भाई अब यहाँ से हम पैसे वसूलेंगे और अमेरिका का कहना है कि हम ऐसे एग्रीमेंट को इस आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब भारत की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? भारत इस रूट का खूब इस्तेमाल करता आया है, पर अब उससे भी बड़ी समस्या क्या आई है। स्कॉट बेसेंट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वीडियो जिसमें वो कहते हैं And we've seen President Trump last week
threatened what would have been one of the largest military campaigns, or the largest military campaign since World War II, against the Iranians. And now we are, because of that, we are in talks with the Iranians, and I think there is a chance we may have a deal today or tomorrow to open the strait and move towards a more normalized. कि भाई जल्दी ही डील होगी, लेकिन इस डील के बीच में रेड सी से भारत का एक जहाज गुजर रहा था। रेड सी यमन का ये इलाका है, यमन के तरफ ये वाला इलाका है, और यहाँ पर भारत के झंडे वाले कार्गो जहाज MCV फैज नूर ओलिया ये रेड सी में यात्रा कर रहा था। जहाज पर एक प्रोजेक्टाइल लगा, जिसके बाद जहाज पलट गया और अंत में डूब गया। जहाज पर कुल 14 चालक दल थे, 13 भारतीय, 1 यमनी। सभी सुरक्षित हैं। यमन के कोस्ट गार्ड और नेवी ने मिलकर सभी 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। उन्हें मौका बंदरगाह पर ले जाया गया, जहां चिकित्सा भी दी गई। अब सवाल यह है कि हमला किसने किया? अब तक भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से केवल इतना कहा है कि जहाज एक प्रोजेक्टाइल से टकराया। हालांकि यमन के सरकार के जुड़े सुरक्षा बलों का कहना है कि जहाज पर विस्फोटक से भरी एक नाव से हमला किया गया। अभी तक किसी पक्ष की आधिकारिक जिम्मेदारी की पुष्टि नहीं हुई है। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा भी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि व्यावसायिक जहाजों पर हमला अस्वीकार्य है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री का कहना है कि निर्दोष जहाजों पर उकसावे रहित हमला करना ठीक नहीं है। वैसे तो सभी भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन ये घटना बेहद महत्वपूर्ण है। रेड सी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। पिछले कुछ सालों से यमन के आसपास सुरक्षा स्थिति खराब होने के कारण इस क्षेत्र में कई व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए हैं। इस घटना से भारत सहित कई देशों के शिपिंग कंपनियों के लिए समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब आप सोचेंगे, हुती विद्रोहियों ने अगर हमला किया तो क्या भारत की इनसे दुश्मनी है? भारत की न तो इनसे दुश्मनी है और न ही दोस्ती रही है। भारत ने हुती आंदोलन को कभी मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत हुती के खिलाफ किसी युद्ध में भी शामिल नहीं हुआ है। भारतीय नौसेना ने अपने जहाजों की सुरक्षा हमेशा इस इलाके पर ध्यान दिया है। रेड सी में भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ अब रेड सी को भी बंद करने की कोशिश हो रही है। यानी पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैसा वसूला जाएगा और फिर रेड सी के। अब आपको लग रहा होगा ईरान के साथ भारत के रिश्ते ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भारत और ईरान में अभी भी चाबहार पोर्ट को लेकर बातचीत हो रही है और भारत अपने हितों को पहले देख रहा है। अब जहां तक बात है अमेरिका की, तो अमेरिका को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के मिसाइल्स खत्म हो गए हैं। कुछ आर्टिकल इस तरीके से पब्लिश हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 80% तक मिसाइलें समाप्त हो गई हैं और ऐसे में अमेरिका सोच रहा है कि किस तरीके से इस ईरान युद्ध को सही तरीके से समाप्त किया जाए, अपना मान सम्मान बढ़ाते हुए। लेकिन क्या होगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला रहता है या रेड सी खुला नहीं रहता है? तो सऊदी अरब को हमने देखा, कई देशों के साथ इन्होंने ग्रुप बना लिया, गठबंधन बना लिया। किसी चीज को बहुत ज्यादा खींचना अच्छा नहीं होता है। हो सकता है भविष्य में फिर एक नए विश्व युद्ध की नींव पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से व्यापारिक रास्तों में अब समस्या बढ़ रही है, ये कई देशों को प्रभावित करेगी। वैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई उपाय नहीं है। आप अगर किसी जंग के समय किसी ऐसे रूट को चुनते हैं जहां पर खतरा है, तो खतरे की चपेट में आप आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि भाई तुम हमारी वजह से अपना युद्ध हार जाओ। हर कोई अपना अपना तरीका इस्तेमाल कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।